नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आपके साथ सीडीपी के टेस्ट सीरीज को लेकर के। साथियों, यहां पर आपके साथ हम उत्तराखंड टेट का पहला पेपर लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर है। आपको बहुत ही मन से, तबीयत खुश करके साथियों इस एग्जाम को देना है। और ये जो पेपर है आपको साथियों, इसके कमेंट बॉक्स में आप जवाब जरूर लिखिएगा, जिससे कि हमें यह पता चल सके कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। मतलब वीडियो के अंत में भी आप बताइए कि इतने प्रश्न हमारे सही हुए, और वीडियो के चलते चलते भी बताइए कि इन इन प्रश्नों का जवाब आपने हमें कमेंट बॉक्स में दिया है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न कि मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता कौन है? कहा गया वुडवर्थ है, सिगमंड फ्राइड है, जुंग है और जे.एस. रोस है। तो साथियों, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जो जन्मदाता हैं वो है सिगमंड फ्राइड। आपका सही जवाब यहां पर बी ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों की शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाई किसकी होती है? आनुवंशिकता की, वातावरण की, उपयुक्त दोनों की, और इनमें से कोई नहीं। अगर आप देखेंगे साथियों, तो विद्यार्थियों की जो एजुकेशन सिस्टम होता है उसमें जो जरूरी है वो आपकी आनुवंशिकता भी होती है, साथ ही साथ वातावरण भी होता है। यानी कि आपका जो सही जवाब होगा वह आपका सी ऑप्शन हो जाएगा बिना किसी देरी के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य किससे होता है? कहा गया ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण से, ग्रहण की गई सूचनाओं के विस्तारण से, सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण, और कहा गया उपर्युक्त सभी। तो यहां पर आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि संज्ञानात्मक जो विकास होता है उसका तात्पर्य देखिए, जो भी आपने संवेदी सूचनाएं एकत्र की हैं उन सभी से, ग्रहण की गई जो भी आपके पास सूचनाएं होती हैं उनके विस्तारण से, और साथ ही साथ सूचनाओं के संग्रहण और पुनः प्रस्तुतिकरण से इसका तात्पर्य होता है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल से सही हो जाएगा। यहां पर है आपके सामने कि गर्भधारण से लेकर जन्म की तक, गर्भधारण से लेकर के जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? कहा गया प्रसव पूर्व कहते हैं, बचपन कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं और पूर्व किशोरावस्था कहते हैं। देखिए, गर्भ से लेकर के जन्म, जब तक बच्चे का जन्म होता है उस अवस्था को प्रसव पूर्ण अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? उस अवस्था को प्रसव पूर्ण अवस्था कहते हैं। आप कहेंगे सर उत्तर बाल्यावस्था और ये क्या होती है? उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था, इनका टाइम पीरियड देखो, पहले तो समझ लो बाल्यावस्था का टाइम पीरियड होता है 6 से 12 वर्ष, और पूर्व बाल्यावस्था का समय होता है भाई 12 वर्ष से आप लेके चलेंगे 18 वर्ष। तो इसमें अब जो आप उत्तर बाल्यावस्था लगाएंगे वो क्या होती है? 10 से 8 से जो 12 साल की अवस्था होती है ये आपकी उत्तर बाल्यावस्था होती है। और उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे 10 साल से लेकर के 14 साल तक जो होता है ये आपका पूर्व किशोरावस्था के रूप में आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि जीन प्याजे के अनुसार बच्चों का मूर्त अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होता है? बताना है कि जीन प्याजे जो थे उनका अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होता है। यह साथियों विकसित होता है आपका औपचारिक परिचालन की अवस्था में, मतलब जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें यह साथियों क्या होता है? जन्म लेता है। ठीक है, अब जीन प्याजे के अंतर्गत जो भी आपकी अवस्थाएं हैं उनके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को, इस क्लास को आप अंत तक लीजिएगा। यहां पर है कि व्यक्तित्व मापन की सीएटी, व्यक्तित्व मापन की जो सीएटी विधि होती है वह किसके द्वारा दी गई है? देखिए, व्यक्तित्व मापन की जो सीएटी विधि है उसको स्किनर के द्वारा नहीं दिया गया, हॉलैंड के द्वारा नहीं दिया गया, मरे के द्वारा नहीं दिया गया, इसको दिया गया है बेलक के द्वारा। इसलिए आपका यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहा गया टीएटी कितने कार्ड होते हैं? देखिए, टीएटी में ये जो आपका होता है टीएटी, यह भी आपका व्यक्तित्व मापन का ही एक विधि होता है, परीक्षण विधि होती है। इसमें 38 कार्डों का प्रयोग किया जाता है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगर आपके में भी ऐसा कोई ऑप्शन दे दिया जाता है, मतलब क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो आप किसी पर भी आसपास के आंसर पर टिक लगा के चले जाइए, क्योंकि वो आपके लिए बोनस के तौर पर उत्तर आपका माना जाएगा, आपको सभी को नंबर दिया जाएगा। इसका उत्तर है टीएटी में कार्ड होते हैं 38। आपसे पूछा है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है?
कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत और पैटर्न का सिद्धांत। भाई प्रश्न नंबर 8 क्या कहा गया कि बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो यहां पर जो सही जवाब होता है वृद्धि और विकास का जो सिद्धांत नहीं है वो है सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत, अर्थात आपका यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं फिर से अगले प्रश्न पर। कहा गया कि MLL मतलब न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि, भाई आपको बताना है कि MLL की मान्यता क्या है। तो MML की मान्यता मतलब न्यूनतम अधिगम स्तर क्या होता है कि किसी भी कार्य को जो बच्चे कर रहे हैं सभी विद्यार्थी उसमें कम से कम एक इस न्यूनतम स्तर तक तो चीजें सीख ही लें। मतलब एक ऐसा लेवल डिसाइड कर देना जिससे बच्चे आसानी से अचीव कर लें, उसे निम्न स्तर माना जाएगा। ठीक है, तो आपका MLL मतलब मिनिमम लेवल, ठीक है, लर्निंग लेवल, वो आपका क्या हो जाएगा? किसी भी कार्य में सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख ले। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतम हस्तांतरण संभव है? स्मरण, सामान्यीकरण, अवबोधन और आदतों का निर्माण। ये देखिए ये पेपर में आपके सामने टाइप करके भी ला सकता था, लेकिन ओरिजिनलिटी आपको दिखे कि हाँ ये पेपर सच में आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, इसीलिए मैं इस तरीके से लेके आया हूं। और जितने भी आपके कोशिश करूंगा बाल विकास के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वे इसी प्रकार से आपको मैं करवा दूं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतम हस्तांतरण संभव है? स्मरण, सामान्यीकरण, अवबोधन और आदतों का निर्माण। भाई निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम हस्तांतरण संभव है? भाई सीखते समय यानी कि अधिगम के समय पर भाई जनरलाइजेशन क्या होता है, सामान्यीकरण जो होता है वो उसका होना साथियों बहुत जरूरी होता है जब हम किसी भी चीज में लर्निंग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि प्याजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक और अंतर्देशी अवधि संबंधित क्या है? भाई प्याजे ने अपनी अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं, उनके अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक और अंतर्देशी जो अवधि है उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध साथियों उन्होंने इनमें से किसी से नहीं बताया है। ठीक है, ये प्राक संप्रत्यात्मक उन्होंने इनमें किसी में नहीं बताया है, इसलिए आपका इसका डी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सभी के सामने कि अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? देखो आपके में डायरेक्ट प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट सिद्धांत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए जो मेरे द्वारा क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जाए उनको आप रट लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? विक्टर ह्यूम के द्वारा, मास्लो के द्वारा, RS वुडवर्थ के द्वारा और स्किनर के द्वारा। तो बात आती है कि भाई अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत RS वुडवर्थ के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? RS वुडवर्थ के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। आपका सही जवाब यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। कहा गया अगला प्रश्न आपके लिए कि बुद्धिलब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया। भाई कहां पर किया गया? वुंट के द्वारा किया गया, गिलबर्ट के द्वारा किया गया, विलियम स्टर्न के द्वारा किया गया या फिर साइमन के द्वारा किया गया। देखिए डायरेक्ट प्रश्न आप देख पा रहे हो कितने पूछे गए। बुद्धिलब्धि का प्रत्यय किसने दिया? तो बुद्धिलब्धि का जो प्रत्यय है वो विलियम स्टर्न ने दिया। आपका सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा होगा? विलियम स्टर्न ने आपका यहां पर सही जवाब दिया है। अगला है बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? देखो बुद्धि से बहुत प्रश्न है, मैं इनकी आपको रिकॉर्डिंग क्लास दे दूंगा, बहुत बढ़िया जबरदस्त क्लास मिलेंगे आपको। बुद्धि के बहुबुद्धि के सिद्धांत कौन है? स्पीयरमैन है, थर्स्टन है, कैटल है या गार्डनर है? तो आप देखेंगे कि बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया दोस्त? बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो गार्डनर के द्वारा दिया गया। आपका सही जवाब यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए कि उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती। भाई अधिगम के स्तर स्थानांतरण जो होता है उसके प्रकारों को सूचित नहीं करती, उस विधि को हम वो है आपकी एक पुच्छीय और द्विपुच्छीय। साथियों यह आपकी वो श्रेणी है जो इन अधिगम के स्थानांतरण को सूचना नहीं देती या सूचित नहीं करती।
आपसे अगला प्रश्न पूछा है, तेजी के साथ देखेंगे कि यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? भाई उसकी जो मानसिक आयु कहा गया कि भाई 5 वर्ष है, ठीक है, मतलब जो मानसिक वो सोच पा रहा है भाई 5 मतलब 5 वर्ष के बच्चे की तरह, और उसकी जो खुद की आयु है वो 4 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या निकल के आएगी? आप सभी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप सबके जवाब चाहिए। देखो अब होता क्या है कि जब आप देखोगे तो यहां पे फॉर्मूला लगता है 5 गुणा 100 अपॉन 4, इससे आप काट पीट कर लोगे, ठीक है, मतलब मानसिक आयु अपॉन जो भी उसकी अवस्था है एक्चुअल, ठीक है, आयु, कालानुक्रमिक आयु गुणा 100, तो आपका यहां पर 25 आ जाएगा। 25 गुणा जो 5 होता है वो 125 हो जाएगा। आपका ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। अगला है थॉर्नडाइक के सीखने का नियम नहीं दिया। भाई थॉर्नडाइक ने नियम दिए, लेकिन इनमें से कौन सा नियम नहीं दिया? तो भाई जो अवलोकन का नियम है ना, अवलोकन का नियम, ये थॉर्नडाइक ने नहीं दिया। किसने? थॉर्नडाइक ने दोस्तों 3 आपके मुख्य नियम बताए और 5 आपके गौड़ नियम बताए, ठीक है। तो तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, यह मुख्य नियमों में है, ठीक है। अगला है कि शिक्षण कौशल से संबंधित निम्न में से कौन है? तो भाई शिक्षण कौशल से संबंधित आपका निम्नलिखित में से क्या है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करवाना, प्रश्न पूछना और इनमें से सभी। तो शिक्षण कौशल से संबंधित निम्न में से क्या है? भाई आप समझो कि अगर बच्चा श्यामपट्ट पर, टीचर श्यामपट्ट पर लिख रहा है, प्रश्नों को हल करवा रहा है बच्चों से और लगातार प्रश्न पूछ रहा है, मतलब यह सभी साथियों क्या है? टीचिंग से संबंधित है। आपके पठन पाठन की प्रक्रिया में यह शामिल होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार किसे मानते हैं? कहा गया आवश्यकता को, पुनर्बलन को, उद्दीपक को और उपयुक्त में से कोई नहीं। सीखने की प्रक्रिया में जब हम सक्रिय अनुबंधन की बात करते हैं तो वह साथियों आपका पुनर्बलन होता है। मतलब आप किसी को अनुबंधित कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप किसी को री इन्फॉर्मेशन करते हो, ठीक है, तो वो साथियों पुनर्बलित करना ही दोस्तों क्या होता है? बच्चे को सीखने में अनुबंधित करता है सक्रिय रूप से। कहा गया सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने की समयावधि का क्या मान है? भाई कहा गया 6 मिनट, 12 मिनट, 24 मिनट और 36 मिनट। तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने की जो समयावधि होती है वो 36 मिनट होती है। कितनी होती है? 36 मिनट्स होती है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल से सही हो जाएगा। अगला कहा गया कि समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? भाई विकासात्मक मापनी का, बालक का व्यक्तित्व मापन और बालक के व्यवहार का व्यक्तित्व अवलोकन। तो आपको बताना है कि समस्यात्मक जो बच्चे होते हैं उनकी पहचान के लिए हमें क्या करना होता है? भाई हम जो भी विकासात्मक मापनी आपने तैयार की है उसको भी तैयार करते हैं, डेवलपमेंटल स्केल का प्रयोग करते हैं, केस स्टडी करते हैं प्रत्येक बच्चे के ऊपर, मतलब व्यक्तित्व जो होता है उस पर अध्ययन किया जाता है और व्यवस्थित तरीके से अवलोकन होता है। अर्थात आपका सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए स्क्रीन पर। कहा गया कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्याजे ने, जॉन हॉक ने, स्किनर ने और वाइगोत्स्की ने। तो सामाजिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, सांस्कृतिक सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन साथियों, यह किसके द्वारा किया गया? तो यह साथियों वाइगोत्स्की के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? वाइगोत्स्की के द्वारा किया गया। अर्थात आपका सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? भाई जो समावेशी शिक्षा होती है उसमें किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? इसमें आपके सामान्य और विशिष्ट दोनों ही प्रकार के जो छात्र होते हैं उनको शामिल करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सामान्य और विशिष्ट दोनों ही बालकों को इसमें शामिल किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या चीज आवश्यक है? कहा गया क्षमता निर्माण आवश्यक है, अभिभावकों की भागीदारी जरूरी है, अभिप्रेरणा जरूरी है और उपरोक्त सभी। तो भाई यहां पे क्या आता है कि समावेशीकरण की सफलता के लिए सक्सेस इंक्लूजन नीड्स ऑल ऑफ द एबव। मोटिवेशन भी चाहिए, पेरेंट्स की हमें भागीदारी भी चाहिए, पार्टिसिपेशन भी चाहिए
और क्षमता निर्माण यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग भी चाहिए। इसका सही जवाब साथियों उपरोक्त सभी हो जाता है, अर्थात डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। चलते हैं मानसिक मंदता का तात्पर्य है, भाई मानसिक रूप से मंदता का तात्पर्य औसत से भी कम मानसिक विकास होना। जो औसत मानसिक विकास निकल के आ रहा है उससे भी कम मानसिक विकास जब होता है तब साथियों मानसिक रूप से मंदता मानी जाती है। आपका डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांत को भली भांति ज्ञान हो, क्योंकि भाई ऑप्शन पढ़ लीजिए एक बार कि इससे अध्यापक को अध्येताओं की आवश्यकताओं को जानने में सहायता मिलती है, इससे अध्यापक को अध्येताओं की अभिवृत्ति और अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है, इससे अध्यापक को अध्येता के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है और इससे कक्षानुशासन होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान हो, क्योंकि भाई क्या हो कि जो भी सीखने सिखाने वाला है उसके बारे में, मतलब अगर मैं बच्चों के बारे में अगर दोस्तों समझने का प्रयास करूंगा तो उनकी रुचियां क्या हैं, ठीक है, उनको समझने में हमें क्या मिलेगी, उनका एटीट्यूड क्या है सीखने के प्रति, उन सभी के बारे में हमें सीखने को मिल जाता है, जानने को मिल जाता है, तब हम बच्चों को अच्छी प्रकार से चीजें सिखा समझा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कहा गया कि शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए। भाई जो भी हमारी हम प्रयोग करने वाले हैं मटेरियल का, उसका प्रयोग किसे करना चाहिए। कहा गया अध्यापक को, विभागाध्यक्ष को, संस्थान के प्राचार्य को और विशेषज्ञों की एक समिति को। भाई जो भी आप टीएलएम इस्तेमाल करने वाले हो, ठीक है, जो भी आप इस्तेमाल करने वाले हो आइटम स्कूल में पढ़ाने के लिए, उसके लिए विशेष समिति का गठन करके साथियों उस सामान को प्रोवाइड करवाना चाहिए। मतलब स्पेशलिस्ट की एक समिति हो, वो साथियों उसका चयन करें तो ज्यादा बढ़िया रहता है। चलते हैं अगले पर कि विद्यालय जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। भाई विद्यालय जो जीवन होता है उसका मुख्य उद्देश्य बालकों द्वारा सक्षमताओं का वर्णन होता है या अर्जन होता है। ठीक है, विद्यालय जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बालकों की जो क्षमता होती है उसका दोस्तों, ठीक है, अर्जन करना। ऐसे ही कहा गया कि सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है किस पर, समुदाय के सहारे पर, शिक्षण अधिगम सामग्रियों की उच्चतम गुणवत्ता पर, पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर और अध्यापकों की अविरक्त्यात्मक परिवर्तन पर। तो सम्मिलित शिक्षा निर्भर जो होती है वह अध्यापकों की अविरक्त्यात्मक परिवर्तन पर होती है। आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर कि बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि क्यों भैया क्यों दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक होशियार होती हैं। लड़कियां, ये तो भाई एक ही तरफा बात हो गई, लड़कियां संख्या में लड़कों से कम है, ऐसा होता है क्या? नहीं, भूतकाल में लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ भेदभाव, मतलब अगर पहले भेदभाव किया गया है तो अब लड़कों के साथ भेदभाव कर दो, यही भेदभाव करते रहो आपस में। लड़कियां सामाजिक परिवर्तन, ये बात सही है भाई, लड़कियां जो होती हैं वो सामाजिक परिवर्तन का दोस्तों सक्षम होती है, क्योंकि भाई जो माँ होती है, ठीक है, अगर माँ की बात करें तो माँ अपने बच्चे को साथियों पहली पाठशाला के तौर पर देखता है बच्चा, ठीक है, और पहली टीचर होती है माँ, और वो जो चीज़ें बच्चे के मन में डालना चाहेगी, जो चीज़ें उसे जिस प्रकार का उसे नेतृत्व करेगी, बालक वैसी ही चीज़ों को सीखने का प्रयास करेगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगला पेपर भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे जल्द ही। थैंक यू टू ऑल। पढ़ते रहें, मस्त रहें, घर पर स्वस्थ रहें। थैंक यू गाइस।